Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. जैसे कि आज हम एनालाइज करने वाले हैं बॉर्डर बटालियन के एग्जाम का, जो कि फीमेल कैंडिडेट का लिया गया था 2 से 3 महीने पहले। आज हम उस पेपर को एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे और किस सेक्शन से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और किस सेक्शन से कम क्वेश्चन आए थे। अगर क्योंकि जो वुमेन सेक्शन का अगर सेम सिलेबस था, तो उनको जो क्वेश्चन पेपर आया होगा, हमारा भी जो आगे मेल कैंडिडेट्स का आने वाला है, वो भी उसके आस-पास ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा अलग ही आ जाए। तो हम उसको एनालाइज़ करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन ईच सेक्शन से पूछे गए। देखो, ज्योग्राफी से कितने पूछे गए? 14, मैथमेटिक्स से कितने पूछे गए? 9, रीजनिंग से 10, इंग्लिश से 8, जम्मू एंड कश्मीर को लेके 8, कंप्यूटर के 7, पॉलिटी के 7, करंट्स के 7, हिस्ट्री के 7। देखो ये अकेले अब इन सबको मिला के कितने नंबर का बन जाता है? देखो 14, कितना हो गया? 23, 33, 41, 49, 56, 7 सॉरी 63, 70, 77। अगर हम सिर्फ इन तीनों सेक्शन का इन सभी सेक्शंस का देख लें और इन सब बाकी को छोड़ भी दें, तो 100 में से ना हमारे ना 77 नंबर सिर्फ इन्हीं सेक्शन से आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने उस सेक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आपने ज्योग्राफी करनी है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जम्मू एंड कश्मीर, कंप्यूटर, पॉलिटी, करंट्स। उसके बाद अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हो, तो आप बायोलॉजी के 5 नंबर यहाँ से ले सकते हो। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो, तो आप 4 नंबर फिज़िक्स के यहाँ से ले सकते हो, ठीक है? तो साथ में अगर आपका ऑप्शनल कभी आपका सब्जेक्ट रहा हो ऑप्शनल कॉलेज में केमिस्ट्री, तो आप 4 नंबर यहाँ से भी ले सकते हो। मतलब मिनिमम हम लेके चलते हैं 77 नंबर, ठीक है? आप इन 77 को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। तो आज के बाद अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तो आप कोशिश करो कि जिन एरिया से ना ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, आप उस के ये आपको कोई भी ज़्यादा नॉलेज अगर कहीं से भी आपको मिल रही है, तो आप प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, गैदर कर सकें उसे। तो अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। बेसिकली हम पूरे 100 के 100 क्वेश्चन ही देख रहे हैं। हमने एक सैंपल पेपर उठाया हुआ है, उसके बीच से सैंपल क्वेश्चन्स उठाए हुए हैं और हमने देखा है कि कितने क्वेश्चन मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने ज़्यादा डेप्थ में पूछे जाते हैं या कितने रैंडम पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है? जैसे ओपेक होगी, ओपेक क्या होगी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। क्वाड होगी, ठीक है? सार्क होगी, यूएनओ होगी। हमें पता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया बिल्कुल हिस्सा है, क्वाड का भी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। सार्क का साउथ एशियन कंट्री की बात ही हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया एक साउथ एशियन कंट्री है, तो इसमें भी है। सिर्फ ओपेक ऐसी कंट्री है ना, क्योंकि इंडिया के पास इतना ऑयल नहीं है, तो हम ऑयल एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे इतना? इसका आंसर हमारा क्या जाता है? 1। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी पड़ेंगी। बट देखना कि यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप कम से कम ना अगर 8 से 10 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेते हो, जैसे कि ब्रिक्स होगी, कि वो इंडिया के रिलेटेड है। जैसे आपकी बीमस्टेक होगी, ठीक है? जैसे कि हमारी होगी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अभी लेटेस्ट काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है? ये अगर 8-10 इनके बारे में पढ़ रहे हो, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से सिर्फ एक ही आ रहा है और मे बी वो क्या पता मुश्किल आ जाए। पर फिर भी आप 8-10 कर लेना। व्हिच ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट? देखो, इकोनॉमिक से क्वेश्चन आ गया। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात चल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी इनकम कितनी है वही बताएगा कि आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी हो रही है। क्यों? क्योंकि सेल्स चाहे जिस मर्ज़ी की हो, अंबानी भी सेल कर रहा है, तो इसमें अंबानी की वेल्थ बढ़ रही है, ना कि आपकी वेल्थ बढ़ रही है। ठीक है? प्रॉफ़िट और लॉस अंबानी को भी हो सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिर्फ़ अकेला अंबानी भी कर सकता है। लेकिन इनकम हम सब की आ रही है, हम सभी इनकम मिलती है। ठीक है? तो इकोनॉमी अगर डेवलपमेंट का कोई सबसे बड़ा मेजर है, तो वो क्या है? इनकम है। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर वाज़ डिज़ाइन्ड बाय। देखो, अब ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। देखो, जेनेरिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने कंप्यूटर क्वेश्चन में किया हो, तो सबसे पहले आप कम से कम आप पता करते हो कि कंप्यूटर का फादर कौन है। नॉर्मल अगर उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत पढ़ते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बेसिक आर्किटेक्चर की बात करें, स्टार्टिंग आर्किटेक्चर किससे बनाया, तो हमें पता है कि चार्ली बेबेज उसका फादर है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये ऑप्शन हो सकता यही होगा। अगर आपको वहाँ पे गेस भी करना पड़े, तो आप ये कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिलियंथ ऑफ द सेकंड? देखो, ये मेजरमेंट में आ गया थोड़ा, तो आपको ये आप पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो काफ़ी मतलब बेसिक नॉलेज है। कैसे? ये 1 सेकंड है, आपको पता है उससे अगर मिली सेकंड जाना पड़े, तो हम क्या कर देंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है? अब हम उसी को अगर मल्टीप्लाई कर दें 1 बाय 1000 और से, ये मिली था यहाँ तक,
अब अगर मल्टीप्लाई 1000 और कर दें क्या आ जाएगा? 1 नीचे 6 ज़ीरो आ जाएँगे, ठीक है? अब ये क्या बन गया? माइक्रो। अब इसको हम मल्टीप्लाई अगर कर दें बाय चांस किससे किसके साथ? 3 से क्योंकि आपको 1/1000 से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है? अब उससे पहले आपको तो बिलियंथ पहले पता भी होना चाहिए था कि बिलियंथ क्या होता है, ठीक है? बिलियंथ होता है 1 बिलियन कितना होता है? 1 बिलियन होता है 100 करोड़, ठीक है? 1 बिलियन कितना होता है? 100 करोड़ और आपको पता है करोड़ में कितने क्या होते हैं? 0 100 के पहले 2 लग चुके हैं और करोड़ में आपके 7 ज़ीरो होते हैं। 2, 3, 6, 7 देखो जब क्या था? मिलीसेकंड बनाया हमने 1 सेकंड को तब उसका अंडर कितने थे? सिर्फ़ 3 थे। तभी उसको मिलीसेकंड कहते थे 3 ज़ीरो। उसी के अंदर 6 ज़ीरो है तो उसको हमने क्या बना दिया? माइक्रोसेकंड। अब उसी के अंदर 9 ज़ीरो है तो हमने इसको क्या बना दिया? 1 डिवाइडेड बाय इतना। तो हमने बनाना है नैनोसेकंड। इसका मतलब क्या है? कि 1 बिलियनथ ऑफ सेकंड क्या होते हैं? नैनोसेकंड। कम से कम आपको इतनी ना उसको चेंज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए बिलियनथ कितना होता है, मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। ये वैल्यू आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। नैनो कैसे होता है, माइक्रो कैसे होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि एमबी को गीगाबाइट में कैसे चेंज करते हैं, गीगा को टेराबाइट में कैसे चेंज करते हैं। ये थोड़ी बहुत नॉलेज आप थोड़ा या रख लेना, इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको हार्डली 5 से 10 मिनट लगेंगे ये कन्वर्जन सीखने में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइबर क्राइम? देखो अभी साइबर क्राइम की बात आ गई, ये भी कंप्यूटर का है। ये भी बिल्कुल ठीक है, अगर आपको नहीं आपने इसके बारे में पढ़ा ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ना सिर्फ़ कॉमन सेंस यूज़ करते। क्योंकि ना आपने सुना होता है हैकिंग, ऑब्वियस सी बात है ये क्राइम है। ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। चलो मान लेते हैं आपने फ़िशिंग के बारे में ना सुना हो, प्लेगरिज़्म के बारे में ना सुना हो, लेकिन देखो ये क्या लिखा हुआ है, यूज़िंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर। आपको वो लाइसेंस दे रहे हैं, आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो ये गलत थोड़ी होगा। आप कितने यूज़ करते हो लाइसेंस सॉफ्टवेयर, आप कितने सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो दिन में, जैसे कि आपके पास हो गया एडोबी हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, कितने सॉफ्टवेयर हैं जो आप एक दिन में यूज़ करते हो, ये सब के सब लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं। ये साइबर क्राइम में थोड़ी आएँगे। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या आ जाता है? ये क्योंकि ह इन्होंने नॉट पूछा हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत ध्यान में रखना कि कम से कम आप एक बार ना क्या पढ़ लेना कि टाइप्स ऑफ वायरस पक्का पढ़ लेना, कि वायरस के टाइप कौन-कौन से होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज़ पर 2011 रिपोर्ट व्हिच अमंग दीज़ स्टेट्स हैव हाईएस्ट लिटरेसी रेट? आज से जब भी हमने कभी लिटरेसी रेट के बारे में पढ़ा ना, हमारे दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ ना ठूस-ठूस के भरी गई है कि केरला का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 2000 के बाद भी अगर कभी भी बात कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है केरला ही ऑप्शन आएगा। तो ये काफ़ी मतलब जेनेरिक सिंपल सा आंसर था, अगर आपने थोड़ा-सा दिमाग लगाया होता तो आपका आंसर यहाँ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नॉट हमेशा पढ़ना जब भी आप पढ़ रहे होगे क्योंकि इसकी वजह से आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो। ठीक है? जब भी क्वेश्चन है नॉट पक्का ध्यान रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री? देखो डेवलपिंग कंट्री की बात हो रही है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है? तो हमने कम से कम ध्यान में इतना रखना है कि अपनी कंट्री से इसको कंपेयर करना है, ये कहीं बाहर की बात नहीं चल रही। क्या बात आ रही है सर? एग्रीकल्चर एज़ मेजर ऑक्यूपेशन, ऑब्वियस सी बात है हमारी अप्रॉक्सिमेटली ना, चलो अब 50% नहीं रही है बट फिर भी हमारी 42% ऑफ द पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ये मेजर ऑक्यूपेशन है। दूसरी चीज़ क्या है? हाई टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है, चलो 2 मिनट के लिए मानते हैं कि इंडिया के पास हाई टेक्नोलॉजी है। इसको हम थोड़ी देर के लिए होल्ड में रखते हैं। इसको भी हम टिक भी नहीं करते, क्रॉस भी नहीं करते। नेक्स्ट क्या है? मास पॉवर्टी, ऑब्वियस सी बात है इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? ये फीचर है इंडिया का डेवलपिंग का। ठीक है? मास इलिटरेसी, ऑब्वियस सी बात है इंडिया में अनपढ़ता भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो य इधर लिखा क्या हुआ है? नॉट, नॉट लिखा है। इनमें से इंडिया का कौन-कौन से पढ़ के हमें लग ही रहा है कि हाँ, ये तो इंडिया में है ही है। कौन-कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर की हमारी मेजर ऑक्यूपेशन है। हमारे यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, मास इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? कि ये जो हाई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है ना, ये मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशन में होती है, ठीक है? डेवलपिंग नेशन में उतनी ज़्यादा नहीं है। चाहे इंडिया में चल रही है, बट उतनी ज़्यादा नहीं है हमारे पास। अगर है भी, तो गिन-चुन के जो 10 टॉप सिटीज़ हैं, मेगा सिटीज़ हैं, उनमें हमारी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी है। बाकी हमारा पूरा इंडिया के पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं, क्योंकि हमारा रूरल विलेज कहा जाता है अभी। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। कम से कम आप आंसर आपको नहीं भी पता है, तो आप अप्रोच करो। कम से कम ना, ज़्यादा ना हो सके, अगर कम से कम आप एक ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो ना, अगर एक एक ऑप्शन को भी, तो अब आपके ना 25% से ना
चांसेस इंक्रीज हो गए, कितने हो गए 33%। क्यों? क्योंकि पहले आप 4 में से किसी एक को गैस करना था आपने। क्यों? चलो मान लेते हैं कि आपने 100 क्वेश्चन कितने किए, अटेम्प्ट किए। 100 क्वेश्चन जब आपने अटेम्प्ट किए, तो आपके नंबर आए कितने, सॉरी, आपने 100 क्वेश्चन आपके पास थे और 100 क्वेश्चन में से आपने अटेम्प्ट किए कितने? आपको आते थे गिन-चुन के 45 के आस-पास, चलो मान लिया 45 क्वेश्चन आपको आते थे, लेकिन आपको पता है 45 से आपकी सिलेक्शन हो नहीं सकती है। तो अब आपको इन नंबर को इंक्रीज़ कैसे करना चाहिए? अब आपको ऐसे क्वेश्चन की तरफ जाना चाहिए, जहाँ कम से कम ना आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें। अब देखो, अगर आप इनमें यहाँ पे आके गेस करोगे ना कि 4 ऑप्शन बिल्कुल आपको आइडिया कोई नहीं है, तो आपके 1/4 चांसेस हैं उसका आंसर ठीक होने के। इसका मतलब क्या है, 25% चांसेस है। अब इसको इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है? कम से कम एक ऐसा ऑप्शन ढूँढो जो बिल्कुल गलत ही गलत है। जैसे मान लिया कि ये गलत है। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे, तो 25% से बढ़ के आपके 33% चांसेस हो गए हैं क्या उसको ठीक करने के। अगर उससे भी ज़्यादा सोने से सुहागा क्या हो जाएगा, कि अगर आप क्या कर दो, कम से कम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। अब तो आपके 50-50 चांसेस हैं। इस जगह आप क्या कर सकते हो, गेस कर सकते हो आराम से। क्यों? क्योंकि आपका ऑप्शन नहीं है, आपके 45 आंसर ही अभी तक ठीक ही हैं, अब आपको गेस करना ही करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको गेस करना चाहिए, क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ ड्यू टू व्हिच ऑप्टिकल फिनोमेना? अब ये फिनोमेना की बात करें, ऑब्वियस सी बात है, वो कौन-सा होता है, रिफ्रैक्शन होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये हमारी एयर है, ये हमारी लैंड है, यहाँ पे स्टार बहुत दूर। जब उसकी लाइट यहाँ पे आती है किसकी? स्टार की, तो वो क्या होती है? एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। कैसे? क्योंकि वैक्यूम है, वैक्यूम तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे रेयर मीडियम होगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। डेंसर मीडियम क्या होता है? जहाँ पे पार्टिकल मौजूद हो। और एयर और वाटर को कंपेयर करेंगे तो वाटर डेंसर मीडियम होगा और रेयर कौन-सा होगा? एयर होगा। जब भी कोई चीज़ रेयर मीडियम पे आती है, तो ऑब्वियस सी बात है, वो थोड़ी रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ी डाइवर्ट होगी, सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, डाइवर्ट होगी अपने पाथ से, ठीक है? जब वो डाइवर्ट होगी, उसके बाद हमारे आँखों में आके पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है? ये हमारी आँख है, इसमें आके पड़ी अब। अब आप देखो, कि यहाँ पे हवा चल भी रही है, तो ये पाथ उसका चेंज होता रहेगा, होता रहेगा। जब पाथ उसका चेंज होगा, तो हमें स्टार क्या कर दिखेंगे? ट्विंकलिंग करते हुए दिखेंगे। ये सिंपल सी फिनोमेना। अगर आपने फिज़िक्स में थोड़ा बहुत इसको पढ़ा होता, तो आपको आराम से पता चल जाता। कम से कम डायमंड के बारे में पढ़ लेना कि डायमंड किस फिनोमेना से क्या कर रहा है, ठीक है? डायमंड किस फिनोमेना से कर रहा है, और डायमंड में जो उसके स्पार्कलिंग करता है, उस किस फिनोमेना से करता है, ठीक है? ये 2-3 चीज़ें आप पढ़ लेना। ऑप्टिकल फिनोमेना जो थोड़े बहुत आप देख सकते हो, प्रिज़्म वाला फिनोमेना पढ़ सकते हो, क्लाउड व्हाइट क्यों होते हैं, ये थोड़े बहुत इनके रीज़न देख। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज नॉट ऑन चिनाब? अब देखो, आपको जे&के के रिलेटेड आ रहा है कि चिनाब रिवर के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट नहीं है। देखो, ये भी ऑब्वियस सी बात है, सरहस्ती प्रोजेक्ट बिल्कुल है, बगलियार ऑब्वियस सी बात है, सलाल प्रोजेक्ट ऑब्वियस सी बात है, ये भी चिनाब में ही है। देखो, किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है ना, ये झेलम रिवर में है। इसका मतलब क्या है, क्या ज़्यादा मत करना, कम से कम थोड़े बहुत। अब ये जे&के में 6 रिवर फॉल कर, इंडस वैली में, सॉरी इंडस वैली नहीं, इंडस रिवर की, इंडस रिवर सिस्टम जो है ना हमारा, उसकी जो 6 रिवर हैं, इंडस हो गई, झेलम होगी, चिनाब होगी, फिर कौन सी थी, सतलुज, रावी, ब्यास, ठीक है? ये 6 रिवर हैं, कम से कम इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। अगर 5 से 10 इनके बीच जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में पढ़ लोगे, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि जे&के ओरिएंटेड है, आपको थोड़ा इतना पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ डैश कॉज द राइज इन सी वेव्स ड्यूरिंग द हाई टाइड्स। ऑब्वियस सी बात है, हमें याद है कि फुल मून में टाइड्स ज़्यादा आती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आंसर क्या है? मून है। ये तो हमने पढ़ा ही पढ़ा हुआ है। इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं था। वीनस का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, मार्स का नहीं पड़ता, सन का पड़ता है, लेकिन उसके लिए वो कंडीशन सैटिस्फाई करनी पड़ती है। लेकिन रेगुलरली जो हमारी टाइड्स आती हैं, वो किसकी वजह से आती हैं? मून की वजह से आती हैं। व्हिच हिंदी ट्रांसलेट नॉवल वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ रिसेंटली? देखो, ये करंट पे आ गया, ये मेबी आपके लिए मुश्किल हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है, आपको आंसर नहीं पता, उसको छोड़ दें। इस जगह आपको ना अपनी किस्मत आज़माने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी आप इन चीज़ों को पढ़ लें, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, हिंदी ट्रांसलेट नॉवल। और इंडिया में एक नहीं ज़्यादा इतने मिल जाते होंगे नॉवल को प्राइज़, ख़ास करके हिंदी वाले को। 2-3 ही हो, ज़्यादा होते होंगे। तो अगर आप नाम याद रखें तो ठीक रहेगा, क्योंकि इंडिया के रिलेटेड कुछ भी अगर होता है, कोई कॉमनवेल्थ है अभी जो रिसेंटली क्या हुआ है, इन लोगों ने मेडल जीता हुआ है, ऐसी न्यूज़ आती है ना, किसको प्राइज़ मिला है, कौन-सा प्रेज़िडेंट आया हुआ है लेटेस्ट, ठीक है, वाइस प्रेज़िडेंट कौन-सा है, ठीक है, हमारे लोकसभा का स्पीकर कौन है। ये थोड़ी बहुत जो नॉलेज है ना करंट की, आप ये फालतू की नॉलेज थोड़ी पढ़ लेना, क्योंकि इनको बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें। तो इसका आंसर क्या है? रेत समाधि, द टॉम्ब ऑफ सैंड, बेसिकली इसको मिला था। कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये तो हम डे टू डे बेसिस में सुनते रहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है, जो सन से शॉर्ट वेव्स आती हैं,
वो टकराती हैं किसके साथ? लैंड के साथ, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव। अब लॉन्ग वेव क्या करती हैं? अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, तो लॉन्ग वेव से टकरा के वापस नीचे आ जाएँगी, अर्थ को उतना ज़्यादा क्या करेंगी, और ज़्यादा क्या करेंगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप कभी-कभी किसी शीशे वाले रूम के अंदर खड़े हो तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है अगर धूप अंदर आ रही है, क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं जाने देती है। शीशा अंदर तो आने देता है गर्म शॉर्ट वेव्स को, लेकिन लॉन्ग वेव्स को बाहर नहीं जाने देता है। व्हाट इज़ मेंट बाय कैपिटल पनिशमेंट? तो कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है? डेथ सेंटेंस। जब किसी को मिलता है ना, हम क्या कहते हैं, उसको कैपिटल पनिशमेंट मिल गई है, तो हम किसी को फांसी लगाते हैं। तो ये आई थिंक ये न्यूज़ में आते ही रहता है, ये आपको इस टर्म से आप फ़ैमिलियर होने चाहिए। व्हिच ऑफ दीज़ इंडियन स्टेट्स आर नॉट टच्ड बाय द सी? अब देखो कि ऑब्वियस सी बात है, कम से कम आपको इंडिया के मैप की तो नॉलेज होनी चाहिए ना, सबसे पहले, क्योंकि जिस देश में रहते हो कम से कम 28 स्टेटें और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आपको इतना भी पता होना चाहिए कि 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और लेटेस्ट अभी किसको किया, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली को, दोनों को मिला के एक बना दी गई है, इसलिए गलती मत करना। 28 ऐसे याद रखना। देखो, महाराष्ट्र कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है? उसके नीचे कर्नाटक आती है, उसके बाद हमारा उड़ीसा, उड़ीसा हमारा ऐसे है, ठीक है? और तेलंगाना हमारा इस एरिया में, तो तेलंगाना हमारा शोर एरिया से कनेक्ट नहीं कर रहा, ये पूरा यहाँ पे क्या है, सी है, ठीक है? तो सिर्फ़ हमारा तेलंगाना जो कि सी को कनेक्ट नहीं कर रहा, तो हमारा आंसर कौन-सा आ गया? तेलंगाना। आप कम से कम एक बार सेवन सिस्टर्स को भी एक बार पढ़ लेना। उड़ीसा वहाँ पे, यहाँ पे फ़ॉल करता है, यहाँ पे नागालैंड कहाँ फ़ॉल करता है, मिज़ोरम कहाँ फ़ॉल करता है, मणिपुर कहाँ फ़ॉल करता है। इन चीज़ों के बारे में एक बार आप देख लेना। और ये भी याद रख लेना कम से कम क्या, कि कौन सी इंडियन स्टेट है जिनके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे निकलता है। ये तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछते रहते हैं जो क्या, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की 8 स्टेटों से निकलता है। अब आपका टास्क है कि आप कम से कम चेक कर लेना कि किस 8 स्टेटों के ऊपर से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल एट द ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज नोन एज। ऑब्वियस सी बात, आपने सुना होगा जब कोई इंसान बूढ़े हो जाते हैं ना, उनको थोड़ा धुंधला-धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। वो कौन-सी कंडीशन होती है? वो कैटरैक्ट होती है, मायोपिया हो नहीं सकती क्योंकि वो नियर साइटेडनेस होती है, कि मतलब आप दूर का धुंधला दिखता है आपको, हाइपरमेट्रोपिक होती है, आपको पास का धुंधला दिखता है, प्लस मायोपिया, बाहर निकालो इसको, ठीक है? और आप क्या कर सकते हो, कम से कम जो 4-5 टाइप की जो आई आई के रिलेटेड कोई भी अगर ना फंक्शनिंग है, अगर सॉरी बीमारी कोई रिलेटेड है ना उसके, तो कम से कम उसके बारे में आप पढ़ लेना। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा क्लीशे चीज़ें वो ज़्यादा पूछते हैं डिज़ीज़ के रिलेटेड। तो ये आप हमेशा याद रखना कि मे बी आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दें हाइपरमेट्रोपिया पे या मायोपिया में, ठीक है? मायोपिया की स्टेटमेंट डाल के आपको हाइपरमेट्रोपिया नीचे ऑप्शन दे दें, आप उसको मत क्लिक करके आ जाना, ठीक है? इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो एसआई यूनिट की बात, तो आपको एसआई यूनिट भी देख लेना, ज़्यादा मत देखना, 8 से 10 की यूनिटें देख लेना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर की हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की बात चलती है, ऑब्वियस सी बात है, उसका आंसर क्या है? वाट पर सेकंड, वाट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट, इसको कभी भी ना न्यूक्लियर पावर प्लांट से मत ऐड करना। आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट से इसको ऐड किया नहीं कि आपका दिमाग सिर्फ जाएगा कि इन 2 ऑप्शन के बीच आंसर है, या थोरियम होगा, यूरेनियम होगा। यूरेनियम आपने ज़्यादा सुना है तो आप यूरेनियम लगा के आ जाओगे। थर्मल पावर प्लांट होता है कि जहाँ पे ना ऑयल और कोल यूज़ करते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो वो किससे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, फॉसिल फ्यूल से करेंगे। यूरेनियम और थोरियम से थोड़ी करेंगे। और एयर की तो ज़रूरत ही नहीं है। एयर वैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बट ऑक्सीजन इस सोर्स नहीं है उनका। ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में वो जलती है। क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्शन सिंबल टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अलॉटेड बाय। इलेक्शन सिंबल कौन देता है उनको? ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है, पार्टी उसके अंडर का रजिस्टर होती है, हर चीज़ उसके अंडर करती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देगी। प्रेज़िडेंट क्यों नहीं देंगे? प्रेज़िडेंट एग्ज़ीक्यूटिव हैं, उनका कोई लेना-देना नहीं है इससे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्यों देगी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जुडिशरी के अंदर आते हैं, इनका कोई इलेक्शन से लेना-देना ही नहीं है। बचा कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आपको नहीं भी पता, कम से कम आप ये और ये तो काट सकते हो ना। अगर आप, चलो आप मान लेते हो कि इन 2 में आपको अब चुनना है, तो आप चलो फिर भी आपके चांसेस बढ़ के 50-50% हो गए, अगर आपको नहीं भी पता था। ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल बकवास थे ना। अगर आपको नहीं पता है, कम से कम 1 से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करो, आपके चांसेस बढ़ जाएँगे क्वेश्चन ठीक करने के। तो प्रेज़िडेंट रूल इन द स्टेट इज़ प्रोक्लेम्ड अंडर व्हिच आर्टिकल? तो वो कम से कम 3 इमरजेंसी हैं, आपको कम से कम उनको याद रखना चाहिए। जैसे कि हो गया नेशनल इमरजेंसी, वो किस आर्टिकल में आता है? 352। स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेज़िडेंट रूल भी कहते हैं, ठीक है? वो किसमें आता है? 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो किसके अंदर आता है? 360। ये 3 आप याद कर लो, इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेट की बात कर रहे हैं, प्रेज़िडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? 356 आर्टिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज़ सत्याग्रह मीन? सत्याग्रह आपने सुना ही होगा, अगर आपने गांधी जी का नाम सुना है। गांधी जी हमेशा सत्याग्रह फ़ॉलो करते हैं। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
सत्याग्रह मीन्स टू यूज़ वायलेंस टू इन्फ्लिक्ट पेन। ऑब्वियस सी बात है, गांधी जी नॉन वायलेंस के बहुत बड़े बिलीवर थे, तो ये वायलेंस तो नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन आपका चला गया, ठीक है? अब आपका क्या हो गया कि एक ऑप्शन तो नहीं है, कम से कम अब आपके पास 33% चांसेस हो गए हैं 25% से किसी को ठीक करने के, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सत्याग्रह वाज़ अ रेसिस्ट मेथड ऑफ एजिटेशन। रेसिस्ट मेथड, गांधी जी रेसिस्ट काम थोड़ी कर सकते हैं यार, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी गलत है। अगर आपको सत्याग्रह मतलब ना भी पता होता, चलो क्या होता है इसका, ठीक है? कम से कम आपने सुना तो है ना गांधी जी यूज़ करते थे, तो रेसिस्ट और वायलेंस वाला काम तो वो करेंगे नहीं। इसका ये ऑप्शन भी गया, अब आपके 50% चांसेस हो चुके हैं। अब आप जो आंसर चुनोगे, ये क्या लिखा है? सत्याग्रह मीन्स पैसिव रेजिस्टेंस एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज़ अ वीक, ओह सॉरी, वेपन ऑफ अ वीक। वेपन, गांधी जी ऐसी चीज़ क्यों यूज़ करेंगे देश को आज़ाद करने के लिए जो वीक लोगों का वेपन हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्याग्रह डज़ नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, बिल्कुल सत्याग्रह पेन इन्फ्लिक्ट नहीं करता है, एंड इज़ नॉन वायलेंट इन मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, बिल्कुल 100% सही है ये। पर फिर भी अगर आपको इन 2 ऑप्शन में क्या था, लग रहा था कि कोई भी ठीक हो सकता है, तो क्या कर सकते हो, तब भी आपका 50-50% चांसेस हो गए थे। क्यों? क्योंकि आपने कम से कम 2 ऑप्शन निकाल दिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन अप्रोच करो, क्वेश्चन नहीं आता है, कम से कम 1 से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A reaction in which two compound exchange their ions to form two new compounds is called। देखो, अब कम से कम ना आप बॉन्ड्स के बारे में पढ़ लोगे, 2-3 कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह कैसे बनते हैं। ये इस टाइप की चीज़ें ना आपको केमिस्ट्री में थोड़ी आ सकती हैं। देखो, ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, टू कंपाउंड एक्सचेंज करते हैं। जैसे मान लो कि ए, बी कंपाउंड एक है और एक सी और डी कंपाउंड एक है। इस कंपाउंड में ना, एक ऑब्वियस सी बात है, कोई कंपाउंड है तो एक में पॉजिटिव एलिमेंट होगा, एक में नेगेटिव, ये एफिनिटी होगी। एक होगा कैटायंस, एक होगा अनायंस। पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे केटाइन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को अनायन कहते हैं। इसमें भी सेम होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब क्या हो, इस रिएक्शन के बाद ना, ये पॉजिटिव जो ए है ना, वो इसके नेगेटिव के साथ आ जाए, ठीक है? और जो ये नेगेटिव है, वो इस पॉजिटिव के साथ आ जाए, ठीक? ठीक? और बी, इसको क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन थोड़ी चीज़ों के बारे में याद रखना, आप कम से कम ये भी पढ़ लेना, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ये सिर्फ़ आपके लिए ऑप्शन नहीं है, ये आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए डाला हुआ है। इस इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की, डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत रिएक्शन पढ़ लो, थोड़ा बहुत बॉन्ड्स के बारे में पढ़ लो और देख लो वीक एनर्जी क्या होती है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, टूटते कैसे हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। इन इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना आप, ठीक है? एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में पीएच, सीएच वैल्यू देख लेना, रेन की कितनी होती है, एसिड रेन की कितनी होती है, थोड़ी बहुत ये नॉलेज अपने दिमाग में रखना। व्हिच ऑफ दिस माउंटेन रेंज इज़ नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर? हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, तो जम्मू कश्मीर के क्वेश्चन थोड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थोड़े बहुत माउंटेन रेंजेस, पासेस वगैरह पढ़ लेना और रिवर थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ठीक है? देखो, पीर पंजाल का नाम हमने सुना, वैसी बात है, पीर पंजाल होगी। शिवालिक हमें पता है किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है। तो हिमालय अगर जे-एंड-के में फॉल करता है, तो हाँ, हो सकता है ये हो। त्रिकुटा हिल्स हमें पता है, वैष्णो देवी त्रिकुटा हिल्स में फॉल करती है। नीलगिरी हिल्स हम यहाँ पे हमने कभी सुना नहीं है, क्योंकि नीलगिरी हिल्स कहाँ पे फॉल करती है? अगर ये हमारा इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे नीलगिरी हिल्स फॉल करती हैं, जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आके ईस्टर्न घाट को मिलते हैं। ये एरिया कौन-सा है? नीलगिरी हिल्स का। हमारा ऑप्शन क्या आ गया? नीलगिरी हिल्स। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम, वो हमारा इकोसिस्टम, पूरे प्लांट, हर चीज़ किससे एनर्जी लेते हैं? प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी किससे चाहिए होती है? फिर उन्हीं से प्लांट से एनर्जी जो उनको मिलती है, वो हम ह्यूमन या कोई क्या करते हैं, हर्बीवोरस एनिमल उनसे खाते हैं, फिर उनसे कार्निवोरस खाते हैं, वैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहले एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी चाहिए, तो हमें सोलर एनर्जी चाहिए। बायोमास नहीं चाहिए। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, भाई एलपीजी के थ्रू थोड़ी हम उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं पेड़ों को। कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स तो वो एनर्जी बनाते हैं ना, किसके थ्रू? अपनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है? तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन सेल थिक वेसल आर कॉल्ड। देखो, वन सेल थिक वेसल थोड़ा बॉटनी के रिलेटेड, तो इसका बेसिकली आंसर क्या है? कैपिलरी सेक्शन, ठीक है? इस कैपिलरी के कोई वो बेसिकली कैपिलरी होती है क्या? वन सेल थिक वेसल। ये थोड़ा बॉटनी की तरफ चला गया, अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट नहीं है तो आपके लिए हल्का सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, काम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हू फाउंड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस? अब देखो, जब गांधी जी ने क्या किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की थी, चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। तो ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद गांधी जी को वो अरेस्ट कर लेंगे। और गांधी जी जब अरेस्ट हो गए, तो कोई उनको लीड करने के लिए नहीं था सबको, जितने भी यूथ था हमारा, ठीक है? तो उस टाइम ना 2 इंसान थे जिनका नाम था सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने बोला था कि हम यहाँ पे कोई अच्छा काम कर नहीं सकते हैं, तो एक काम करते हैं, हम कहाँ पे जाते हैं, तो हमारे क्या है, इलेक्शन कराते हैं। इलेक्शन के थ्रू हम काउंसिल से एंट्री लेंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर से अपनी माँगें कर सकते हैं।
बट कुछ लोग इसके लिए मना कर गए थे, ठीक है? जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए, इन्होंने मना कर दिया था, इन्होंने बोला था नहीं हमें कंस्ट्रक्टिव काम करने चाहिए जो गांधी जी ने हमें बोले थे। गांधी जी ने हमें क्या बोला था कि हमें मासेस को एजुकेट करना को बताना चाहिए आज़ादी के बारे में। पर इन्होंने बोला कि नहीं हमें क्या करना है काउंसिल एंट्री चाहिए। जब उन्होंने नहीं माना उनकी बात, तो इन्होंने क्या किया था अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ के उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। तो ये सिंपल सा आंसर था क्या? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। देखो कॉपर एंड ज़िंक अलॉयज़ देखो आप थोड़ा बहुत आप याद भी रख लेना कि बॉक्साइट किसकी और होती है, ठीक है? ये 2-3 कुछ ना कुछ अब मिनरल्स के रिलेटेड जो भी है ना, जो मेन मटेरियल होता है, कोल हो गया, के टाइप्स कितने हो गए, जो हमारे आयरन हो गया उसकी टाइप्स कितनी होगी, ये थोड़े बहुत मेन स्ट्रीम क्वेश्चन है, इनके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है? और किन 2 एलिमेंट को बनाने से कौन-सा मिलता है, गैल्वेनाइज़ेशन कैसे होती है, ये थोड़ी बहुत प्रोसेस आप देख लेना। देखो कॉपर और ज़िंक को अलॉय बनाने से क्या बनता है? ब्रास। अगर यहीं पे मैं ज़िंक को चेंज कर दूँ किसके साथ? टिन के साथ, वो बन जाएगा क्या? ब्रोंज़। तो आपको ये नॉलेज क्या रखनी है? दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? हू अमंग दीस वर नॉट इन द कोर्ट ऑफ अकबर? देखो ये मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन आ गया, अकबर के कोर्ट में कौन कौन नहीं था? देखो राजा तोदरमल था क्यों? क्योंकि उसने उनके एग्रीकल्चर के जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता था, उसने उनके लिए क्या बनाया था, एक फ़ॉर्मूला बनाया था जिसको तोदर बंदोबस्त कहते थे। उस हिसाब से उससे उनसे क्या किया जाता था, रेवेन्यू जनरेट किया जाता था। बीरबल ऑब्वियस सी बात है, हमने कहानी सुनी है अकबर बीरबल की। ठीक है, अबू फैज़ल भी इन्हीं के कोर्ट में थे। देखो अमीर खुसरो नहीं थे, अमीर खुसरो किसमें थे? अलाउद्दीन खिलजी के उधर। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अमीर खुसरो नहीं है आंसर इसमें। अगर आप फिर भी आंसर नहीं निकाल पाते, कम से कम चलो बीरबल तो आप हटा ही सकते थे ना, अगर आपको और कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो कम से कम 33% आपके चांसेस हो गए। अगर अब आप गेस करना चाहते हो, आपने क्वेश्चन बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट फिर भी कोशिश करो कि कम से कम अगर आपको एक और अगर तोदरमल के बारे में पता तो 50-50% हो गया अब आपका। एक अबू फैज़ल होगा या आमिर खुसरो होगा, उस टाइम कोशिश करो। बट फिर भी कम से कम आप एक रिमूव कर सकते हो, 33% चांसेस हैं, आपके चांसेस इंक्रीज़ होंगे क्वेश्चन ठीक है। अब आप देख सकते हो क्या द बाइल जूस इज़ सेक्रेटेड बाय, ये थोड़े बहुत याद कर लेना कि कौन से ग्लैंड से क्या कौन-सा जूस निकलते हमारे ऑर्गन से कौन-सा जूस निकलता है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें आप याद रख बेसिकली इसका सिंपल सा आंसर क्या है? लीवर से निकलता है हमारा बाइल। क्वेश्चन नंबर 29 आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 व्हिच ऑफ दीस चेंजेस हैव नॉट कम इनटू फोर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बोलता है कि इनमें से कौन-सी चेंजेस नहीं आई हैं, ये आप दिमाग में रखना। डोमिसाइल इंट्रोड्यूस ऑफ कोर्स हमने सबसे पहली चीज़ यही बनाई थी, डोमिसाइल के सर्टिफिकेट बनाए थे। तो मतलब हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हुआ था, वो नहीं की बात कर रहे हैं। रणबीर पेनल कोड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय इंडियन पिनल कोड। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग कॉन्स्टिट्यूशन तो हम उसमें क्या चलता था रणबीर पिनल कोड, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है जब 370 रहा ही नहीं, तो अब इंडिया में जो इंडियन इंडियन पिनल कोड चलता है वो भी यहाँ भी वही चलेगा। सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन ये भी क्या हो गया, बाहर हो गया। द लेजिस्लेचर सीजेस टू एक्जिस्ट। हमने क्या सुना है कि हमारी सीट से भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी क्या बन डिलिमिटेशन कमीशन बन रही है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बना रही है कि जम्मू में हमने 6 ऐड किए हैं, हमने कश्मीर में 1 नहीं ऐड किया है। ये किस चीज़ की बात हो रही है? कि आगे जो इलेक्शन होने वाले हैं चीफ मिनिस्टर के, ठीक है? उनके बारे में बात चल रही है कि उनके इलेक्शन के लिए जो हमने सीटें क्या कर रहे हैं, एक दूस जम्मू को प्रोवाइड कर रहे हैं और हम कश्मीर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि लेजिस्लेचर कौन होते हैं? लेजिस्लेचर वही तो होते हैं जो जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, जो यहाँ पे लॉ बनाएँगे, यहाँ के स्टेट को चलाएँगे, वही तो लेजिस्लेचर होते हैं। वो सीज़ेस का होता है बंद कर जाना। अरे वो थोड़ी एक्जिस्ट करना बंद कर देंगे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? ये ऑप्शन नहीं हो सकता। उससे पहले हमारे स्टेट का आपको पता होना चाहिए एक अलग फ्लैग था, बट अब हमारा स्टेट फ्लैग नहीं रहा है। ऑप्शन कौन-सा आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हू वाज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस? ये क्वेश्चन थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, बट फिर भी इसका आंसर क्या है? क्लेमेंट एटली, ठीक है? क्यों अगर क्लेमेंट एटली के बारे में अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारा कैबिनेट मिशन आया था, वो क्लेमेंट एटली ने लाया था। बट चलो इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कम से कम इतना याद रख लो कि 1857 के टाइम जब रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम हमारी क्वीन कौन थी? ये 2-3 चीज़ें रख लेनी चाहिए आपको याद, ठीक है? फिर जब हमारे पार्टीशन हुआ था बंगाल का, ठीक है? उस टाइम हमारा कौन था, क्या नाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? हमारा गवर्नर जनरल कौन था? जिसको हम वाइसरॉय भी कहते हैं। ये थोड़ा बहुत चीज़ें याद रख लो क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी वो ज़्यादातर पूछते रहते हैं। इसका सिंपल सा आंसर क्या है? क्लीमेंट एटले। टू बैटल ऑफ तरान वर फॉट बिटवीन देखो बैटल ऑफ तरान की बात चल रही है, ये मेडिवल इंडिया की बात चल रही है और हम ये काफ़ी फेमस बैटल है। इसके बारे में अगर आपको नहीं भी पता क्योंकि हमारे यहाँ पे सीरियल्स इतने हैं तो पता होना चाहिए मुझे लगता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच हुई थी। ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं है। फिर भी कोशिश करना कि कम से कम ना ज़्यादा नहीं करो ना आप कुछ भी। मेडिवल इंडिया से ना आप क्या कर दो
कि ना बैटल्स के नाम याद कर दो कि बाबर ने जब अटैक किया था यहाँ पे उस बैटल को क्या क्या कहा जाता है? जब बाबर ने राणा प्रताप पे अटैक किया था उस बैटल को क्या कहा जाता है? ठीक है? इन चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पढ़ लेना जो तीनों बैटल हुई थी। उनकी डेट्स पढ़ लेना कि एक हुई थी 1526 में, एक 1556 में हुई थी, फिर एक नए नाइन सॉरी 1761 में हुई थी और ये भी याद रखना किन-किन के बीच हुई थी, ये थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच ऑफ दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन-सा पार्ट नहीं है? देखो नई बात हो रही है। प्रीएम्बल ऑब्वियस सी बात है उसका प्रीफेस है, ये ऑब्वियस सी बात है उसमें आता है प्रीएम्बल में, ठीक है? एक एक्स्ट्रा अगर इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँ तो प्रीएम्बल हमारा केशवानंदा भारती केस आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि हाँ, प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट 100% किसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। डायरेक्टिव 100% हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। चलो अगर मान लेते हैं कि आपको इन दोनों के बारे में 100% पता था। बाकी आपको प्रीएम्बल के बारे में नहीं पता था, इंडियन पिनल कोड के बारे में पता था। तो अब भी आपके क्या हो गया, आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, आपके 50-50 चांसेस बढ़ हो गए अब। अब आप इन दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट कर दो। बट सिंपल सा आंसर क्या है? इंडियन पिनल कोड क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है? प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल हिस्सा है। बट मैंने वही कहा ना अगर आपको नहीं क्वेश्चन आता है, तो कम से कम 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि आप जितना ज़्यादा एलिमिनेट करोगे, उतना ज़्यादा आपके आंसर ठीक करने के चांसेस बढ़ते जाएँगे। पर कैपिटा इनकम, ये इकोनॉमिक्स की सबसे सिंपल सी टर्म है कि पर कैपिटा की इनकम कि हर पर्सन की इनकम कितनी है। पर कैपिटा मीनिंग ही खुद बोल रहा है कि आप पर कैपिटा हर पर्सन की देखो इनकम पर पर्सन सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? हू हैज़ रिटन द प्ले मेघदूत? ये थोड़ा-सा एंशिएंट इंडिया की तरफ चला गया, ऑब्वियसली इसका सिंपल सा आंसर क्या है कालिदास है, ठीक है? बाकी तो ये भक्ति मूवमेंट के रिलेटेड साथ है, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई। बट देन अगेन आपको अगर नहीं पता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अगर आपके पास टाइम हो ना तो कम से कम ना जो रेवोल्यूशनरीज़ हैं ना लाइक महात्मा गांधी हो गए, ठीक है? नेहरू हो गए, भगत सिंह हो गए, ठीक है? राजा राम मोहन राय हो गए, अपना लाल, पाल और पाल। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन सबके ना कम से कम देख लेना कि इन्होंने बुक्स कौन-कौन सी लिखी या न्यूज़पेपर अगर कोई छापते थे, तो कम से कम 10 से 20 वो याद कर लो क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चन इसमें से भी आते रहते हैं। देखो, अस्किनी इज़ एन एंशिएंट नेम ऑफ व्हिच ऑफ द रिवर? सिंपल सा आंसर है चिनाब। ये भी फैक्चुअल अगर आपको आता था तो आता था, नहीं आता तो नहीं आता था। क्यों? क्योंकि इसमें ना आप कितना ही क्रॉस कर दोगे, इसमें आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसमें एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है? हू वाज़ द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अब देखो यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सकता है। राजेंद्र प्रसाद हमें पता है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, तो ये कम से कम एलिमिनेट हो गया। बी आर अम्बेडकर हमने बहुत सुना है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड उन्होंने लॉ के रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। तो ये लॉ मिनिस्टर बने थे, ना कि क्या बने थे? डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ये तो हमारे यूनिटी ऑफ इंडिया कहलाते हैं, ठीक है? तो ये यूनियन इन्होंने क्रिएट की थी, इंडिया की यूनियन क्रिएट की थी तभी यूनिटी ऑफ स्टैच्यू इनको बना हुआ है कहाँ पे? महाराष्ट्र में क्यों बना हुआ है? इसीलिए तो बना हुआ है कि उनको उन्होंने यूनियन हमारी क्रिएट की थी, उन्होंने सभी जितने डिफरेंट स्टेट्स थी हमारे देश के अंदर 530 समथिंग थी, तो उन्होंने क्या किया था सबको मिला के एक भारत देश हमारा बनाया था, ठीक है? तो वो यूनियन मिनिस्टर थे। लेकिन इनमें से एक ही नाम ऐसा है, जो हमने सुना नहीं हुआ है, मेबी यही रहे हों। इसका मतलब क्या अगर आप इधर भी क्या कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे, कम से कम ये इनको पार कर सकते थे, इनको पार कर सकते थे। तो मुझे लगता है आप तीनों ऑप्शन ही क्रॉस कर सकते थे, सिर्फ आपको एक ऑप्शन नहीं पता था, वही सेम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हू अमंग दीज़ ट्रैवलर्स नेवर केम टू इंडिया? अब देखो जब हमने हिस्ट्री पढ़नी शुरू की थी ना, तो हमने सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ी थी कि रट्टा-मारा-मारा के हमारे दिमाग में ये डाला गया, वास्को द गामा डिस्कवर सी रूट, ठीक है? क्रिस्टोफर कोलंबस रास्ता ढूँढा सी रूट का किसकी तरफ? अमेरिका की तरफ। अगर आपको इतनी चीज़ याद है ना, 5th क्लास में मुझे याद है 5th में एग्ज़ैक्ट 5th या 6th क्लास में इन्होंने यही हमें रट्टा मारना शुरू कर दिया था। ये पहली 2 चीज़ें हमें यही पढ़ाती थी वास्को द गामा, वास्को द गामा, वास्को द गामा। तो वास्को द गामा कम से कम निकाल चुके हैं बाहर, ठीक है? अगर आपको इन हुएन ज़ैंग भी हम पढ़-पढ़ के पागल हो गए। मुझे अभी भी याद है कि हिस्ट्री में इनकी एक फ़ोटो होती थी जिनके ऊपर एक छोटी-सी छतरी बनी होती थी, ठीक है? ये ऑप्शन आप बाहर निकाल सकते हो। अगर आपको सबसे पहली बात ये पता है कि वो अमेरिका गए थे क्रिस्टोफर कोलंबस तो ऑब्वियस सी बात है आप सिंपल से पहला आंसर ये लगा दो। इब्न बतूता का अगर आपको नहीं पता है, तो फिर भी देन अगेन आप 2 ऑप्शन तो निकाल ही चुके हो। देन अगेन 50-50 चांसेस हैं, ले लो गैस। 50-50 चांसेस जब भी आप पहुँच जाओगे ना 100% गैस ले लो, कोई भी लो, चाहे गलत हो रहा है होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 39, 39 क्या है? बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर देखो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों ही कलरलेस होती हैं। अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। बट देन अगेन आप देखते हैं क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। हैवियर देन एयर आपने ऐसा सुना है कि कभी अर्थ की ये लेयर है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर नहीं है, सिर्फ़ नीचे ही है।
इसका मतलब क्या है? क्या हैवियर देन एयर? नहीं, नहीं, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर भी होती है, ठीक है? जब हम किसी में क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि जब हम कोई बैलून होता है हमारे जिनमें हम कोई एयर डाल के हम उनको उड़ाते हैं ऊपर, ठीक है? तो 2 टाइप की एयर डाली जाती है। एक डाली जाती है नाइट्रोजन, एक डाली जाती है हाइड्रोजन। ये दोनों इसका मतलब क्या है कि वो लाइटर है एयर से तभी तो बैलून ऊपर की तरफ जाता है ना। इसका ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है? हाइड्रोजन गैस एसिडिक है या कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक हो सकती है लेकिन हाइड्रोजन गैस एसिडिक नहीं होती है, ठीक है? क्योंकि एसिडिक होती तो हम हाइड्रोजन को हम तो जलती है, ठीक है? जो हमारे क्या होता है, कोई भी गैस अगर हाइड्रोजन गैस हम जला सकते हैं, जब वो जलाते तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रोडक्ट भी एसिडिक निकलता, तो हम हाइड्रोजन गैस को क्यों जलाते? हम हाइड्रोजन को एक प्योर फ्यूल क्यों मानते? अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल बनाना है हमने। अगर हम उसको हाइड्रोजन फ्यूल बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको फ्यूल क्यों बनाएँगे जिसको जलाने से हमें एसिडिक बाई प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? अगर कोई चीज़ ही एसिडिक है, तो उसका जलने के बाद बाई प्रोडक्ट तो हमें ऐसा तो बात नहीं है कि हमें कोई अच्छा बाई प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम ये चीज़ भी नहीं करना चाहेंगे। सॉल्युबल इन वाटर, चलो आपको इसके बारे में ना भी पता हो। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे सॉल्युबल होती है, हाइड्रोजन नहीं होती है, बट इसका मतलब क्या हो गया? देन अगेन 50-50% चांसेस हो गया। आप क्या कर सकते हो? गैस ले सकते हो। और आंसर इसका क्या है? कलरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रूल ऑफ क्लर्जी इज़ डिफाइंड एज़। तो क्लर्जी की बात क्या होगी? कि कोई भी अगर जिस स्टेट को ना रिलीजन के थ्रू क्या किया जाता है, जिसमें एक स्टेट रिलीजन होता है, उनको क्या कहते हैं? थियोक्रेसी। सिंपल सी बात क्या है? हमारी डेमोक्रेसी है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। क्योंकि हमें हमारे क्लर्जी हमें क्या रूल ऑफ क्लर्जी नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू लॉ चल रहा है या मुस्लिम लॉ चल रहा है। सबको आज़ादी दी गई है अपना रिलीजन फ़ॉलो करने के लिए। लेकिन किसी एक के रिलीजन के राइट से या सिख रिलीजन के राइट से किसी एक के राइट से ना ऐसा नहीं है कि उनके हिसाब से हमारा क्या चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, हमारी रूल्स चल रहे हैं। तो डेमोक्रेसी तो नहीं हो सकती। मोनार्की क्या हो गया? अगर मोनार्की आपने सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है यूके की, आपने सुना ही होगा वो मोनार्की है, ठीक है? वहाँ पे राजा है, चाहे वो डेमोक्रेसी है, लेकिन उनके हेड ऑफ द हेड कौन है? क्वीन है। इतना तो आपको पता ही होगा। वहाँ पे भी क्लर्जी रूल नहीं चलता, इतना आपको पता होना चाहिए। ये भी बाहर चला गया। थियोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी। अब आपको अगर इसमें भी देन अगेन 50-50% पर पहुँचे। आंसर इसका थियोक्रेसी होता है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक क्या है? थियोक्रेटिक कंट्री है, थियोक्रेटिक। ये थोड़ी बहुत ना जो डेमोक्रेसी होगी, आप कम से कम एक बार प्रिएम्बल पढ़ लेना, ठीक है? प्रिएम्बल ऑफ इंडिया, उसके अंदर जितने भी वर्ड है ना, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक या सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन वर्ड्स का एक बार मीनिंग पढ़ लेना सारे, क्योंकि ये आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट जाएँगे, क्योंकि कभी-कभी इनकी डेफिनिशन डाल देते हैं। उससे और लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप देखो ये इसकी नॉलेज बहुत, सिलेबस मैंने चेक किया था और इस इनका सिलेबस ना बिल्कुल आईएएस को टक्कर देता है, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने बहुत बड़ा सिलेबस रखा। इसलिए आप कम से कम क्या करें, कोई भी जनरल नॉलेज की बुक उठाएँ, 21, 22 की, थोड़ी बहुत जो रिलेटेड आता है इसका, उसको पढ़ लें। मुझे नहीं लगता है किसी एक बुक को पढ़ के आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इतना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। बट फिर भी आप क्या करें, उन पोर्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, कि जिनसे बहुत बड़ा ऑप्शन आता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको वो पूरा व्हील दिखाया था, पाई चार्ट दिखाया था कि किस ऑप्शन से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो ताकि आपको ऑप्शन पता रहे, नए-नए क्वेश्चन आपके दिमाग में आते रहें, वो ज़्यादा ध्यान किसमें दो, ज्योग्राफी, जिन पोर्शन के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उनमें ज़्यादा ध्यान दो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल रही होगी। थैंक यू।